बच्चे, स्वर के बारे में आपने जान लिया। स्वर एक स्वतंत्र इकाई होती है। यह बिना व्यंजनों की सहायता से या बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है और हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर इसके दो भेद होते हैं। हर्ष, इसमें ध्यान देने योग्य बात है, ये प्रश्न पूछा जाता है शुद्ध और अशुद्ध में। हर्ष ह्रस्व ऐसे लिखा जाता है में र होता है और में ह्रस्व ऐसे। बहुत सा क्या होता है, बहुत से क्या करते हैं कि री लगा देते हैं, ह्रस्व लिख देते हैं, जबकि ह्रस्व नहीं है, ये ह्रस्व होता है। ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तुमने सुना होगा पहले बुजुर्ग आशीर्वाद देते थे तो दीर्घ आयु हो, दीर्घ आयु हो अर्थात लंबी आयु हो, ऐसा बोलते थे। उन्हीं से शायद ये शब्द लिया गया है कि दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, हर्ष का मतलब छोटा होता है। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 7 होती है। 7 और 4 11 हो गई। हर्ष स्वर की परिभाषा लिखें हम तो जिन स्वरों के बोलने में बहुत कम समय लगे, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ओ और री। इनकी संख्या 4 होती है, ए, ई, उ, री। एक प्रश्न और उठता है यहाँ साथ ही कि मूल स्वर कौन से होते हैं, इन्हें हम आगे बताएंगे। तो जो हर्ष स्वर हैं इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब दीर्घ स्वर आता है दूसरा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनमें हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है वो दीर्घ स्वर होते हैं। तो परिभाषा होगी जिन स्वरों के बोलने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे इनमें आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7, कुल कितने बताए थे? 7। तो 7 ये पूरे आपके हो गए। परीक्षा उपयोगी प्रश्नों में मिक्स दे सकते हैं और उसमें पूछ सकते हैं कि आप दीर्घ स्वर छांटिए, या ऐसा हो सकता है कि 3 इनमें से ले लें, एक जो है हर्ष स्वर ले लें और पूछ लें कि भी हर्ष स्वर छांटिए। तो जब आपको पता होगा कि भी हर्ष स्वर ये 4 हैं और दीर्घ स्वर ये 7 हैं, तो आप आराम से छांट लोगे। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई मूल स्वर कौन सा है, तो 3 स्वर इनमें से दे देंगे और 1 स्वर इनमें से दे देंगे कि बताइए मूल स्वर कौन सा है। तो आपने मूल स्वर
निकालना है, यानी हर स्वर में से ही निकालना है। जो हर स्वर हैं यही मूल स्वर होते हैं, ये नोट करें बात। दूसरा आपका हर्ष स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। अब एक शब्द और आता है भाई, अर्ध स्वर कौन से होते हैं? अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें अर्ध स्वर कहा है। तो अर्ध स्वर ये रुपए, इन दो वर्णों को अर्ध स्वर माना गया है। आगे चलें हम व्यंजन पे। एक चीज और देखेंगे सभी बच्चे, मैंने वे लिखा है आधा और ये लिखा है, ये के जस्ट ऊपर मैंने एक अनुस्वार लगाया है, जिसे हम बिंदी के तौर पर कहते हैं कि एक बिंदी लगाई। ये अनुस्वार है और ये जहाँ लगाया जाता है अक्षर के, जहाँ बुलता है अक्षर के अंत वाले हिस्से पर लगाया जाता है। बहुत से क्या करते हैं, इसको बीच में लगा देते हैं, जो वर्तनी के हिसाब से गलत है। अतः अनुस्वार का सही प्रयोग भी हम आगे बताएंगे। फिलहाल ये समझ लें कि ये पे ये बिंदी आएगी, ये अनुस्वार आएगा, तभी आपका व्यंजन शुद्ध लिखा जाएगा। तो व्यंजन की परिभाषा हम बताते हैं। सबसे पहले इसके भेद लिख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच पार्टों में ग्राफ को हमने डिवाइड किया है। इसमें पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतःसत् व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। चौथा है आगत व्यंजन। पांचवा है संयुक्त व्यंजन। आपने पढ़ते हुए कभी बोर नहीं होना है। ये अपने अंदर एक अपनी रुचि पैदा करनी है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसे हम ऐसा समझें तो जो आगे हमें याद रहे। बच्चे, हमने ग्राफ के माध्यम से बताया व्यंजन के हमने 1, 2, 3, 4 और 5 यानी 1, 2, 3, 4, 5 पार्टों में हमने इनके भेद लिखे। 5 भागों में हमने इनके भेदों को विभक्त किया है। अब हम व्यंजन की परिभाषा समझेंगे। सबसे पहले व्यंजन किसे कहते हैं, ये आपका प्रश्न बन जाता है। परिभाषा में जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख। व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से बोले नहीं जाते। पूरी ध्वनि तभी निकलती है जब इनके साथ में एक स्वर जुड़ा होता है। अब मैंने हलंत लगाया है, हलंत करके मैंने इनको स्वर रहित कर दिया है। परंतु अगर हम बोलते हैं जब इनको, तो ये क धन
तब बराबर में ये पूरा क बोलता है, पूरा लिखा जाता है। यानी इसमें एक व्यंजन में एक ए यहाँ जुड़ा हुआ है, तब जाके ये पूरा क बोलता है। आगे हम चलते हैं, व्यंजन की परिभाषा हो गई सपर्श व्यंजन की। सपर्श व्यंजन को समझेंगे।